नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नैना शांडिल्य। बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम देवभूमि में। उत्तराखंड कांग्रेस के चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष हरक सिंह रावत ने मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गैस सिलेंडर के संकट पर बीजेपी सरकार को घेरा। उन्होंने यूपीए सरकार का हवाला देते हुए कहा कि उस समय 47% गैस तेल देश आयात करता था, लेकिन आज 66% आयात कर रहा है, जो बीजेपी सरकार की विदेश नीति का बड़ा फेलियर है। और इसके अलावा उन्होंने मुख्यमंत्री विवेकाधिकार कोष का दुरुपयोग करने का भी आरोप लगाते हुए कहा कि कोष से धन जरूरतमंदों को देने के बजाय बीजेपी के कार्यकर्ताओं को हर साल दिया जा रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि अभी तक हमने चंपावत और उधम सिंह नगर जिले का डेटा मंगवाया है, आगे सभी जिलों का डेटा भी मंगवाकर सामने रखेंगे। गैस की किल्लत हो रही है, आगे चल के डीजल और पेट्रोल की भी किल्लत होगी। आगे ये संभावना व्यक्त की जा रही है। 2014 तक जिस तरह 47% गैस की आयात होता था देश के अंदर, आज वो लगभग 65% आयात हो रहा है। पहले ईरान के रास्ते 5 और 6 दिन में तेल पहुंचता था, आज वो 55-60 दिन में तेल देश के अंदर आ रहा है। हमारे प्रदेश के अंदर गैस की जो खपत थी लगभग 64-65 हजार गैस सिलेंडर प्रतिदिन था, जो आज बढ़कर, क्योंकि अचानक हाहाकार हो गया इसलिए बुकिंग बढ़ गई है, लेकिन सप्लाई घट गई है। इन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में 45 दिन, शहरी क्षेत्रों में 25 दिन, ये जो भेदभाव है, क्योंकि बहुत सारी नगर निगम नगर पालिकाओं में इस समय वो पहले ग्रामीण क्षेत्र थे, अब नगर निगम नगर पालिका क्षेत्र हो गए, लेकिन वहां जो एजेंसियां खुली हैं वो ग्रामीण क्षेत्र के नाम पर खुली हैं, इसलिए उनकी बुकिंग वही 45 दिन के नाम पर हो रही है। तो इसलिए मैं सोचता हूं कि भारत सरकार की जो विदेश नीति है वो पूरी तरह फेल हो। खबरों में आगे बढ़ेंगे। पिथौरागढ़ जिले के मुनस्यारी में गैस सिलेंडर की आपूर्ति बाधित होने से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पिछले करीब 1 हफ्ते से गैस की गाड़ी नहीं पहुंचने के कारण उपभोक्ताओं की लंबी लाइनें लगी। हालात को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गैस गोदाम में प्रदर्शन भी किया और जल्द नियमित गैस आपूर्ति की मांग उठाई। बताया जा रहा है कि ऑनलाइन सिस्टम काम नहीं करने के कारण भी कई उपभोक्ताओं को परेशानी का सामना करना पड़ा। हालांकि गैस से भरा एक वाहन मुनस्यारी पहुंचा, जिससे लोगों को कुछ राहत मिली। गैस गोदाम के प्रबंधक का कहना है कि क्षेत्र में गैस की कोई कमी नहीं है। जिन उपभोक्ताओं के फोन कस्टमर केयर में नहीं लग पा रहे, उन्हें ऑफलाइन व्यवस्था के माध्यम से भी गैस उपलब्ध कराई जाएगी। मुनस्यारी गैस गोदाम से करीब 40 ग्राम सभाओं को गैस की आपूर्ति की जाती है। वहीं पर्यटन नगरी होने के कारण होटल और ढाबा संचालकों ने भी कमर्शियल गैस की नियमित उपलब्धता की मांग उठाई है। गैस की कोई समस्या नहीं है इस टाइम। एक दिन केवल शनि सेकंड सैटरडे के दिन हमारे पास गैस नहीं था, क्योंकि गाड़ी नहीं यहाँ पहुँच पाई थी। अभी आज 2 लोड हमारे अभी 11 बजे तक पहुँचने वाले हैं। जितने भी उपभोक्ता हमारे यहाँ पर तो खड़े हैं, गैस पर्ची काट रहे हैं, हम ये सुविधा दे रहे हैं उनको कि पहले पर्ची कटाएं, जिनकी पर्ची कटेगी उन्हीं को गैस दिया जाएगा, इसलिए भीड़ कम। पर्यटन की दृष्टि से अगर देखें हम तो होटलों की दशा बड़ी बुरी है। होटलों ने जो है लिमिटेड मेन्यू पर खाना देना शुरू कर दिया। हमारे पास 2 या 3 दिन का कमर्शियल गैस उपलब्ध है, उसके बाद हम होटल में खाना नहीं दे पाएंगे। दूसरा बात, जो हमारे छोटे ढाबे रेस्टोरेंट हैं उसमें बिल्कुल गैस ख़त्म हो गया है और आधे से ज़्यादा हमारे होटल बंद हो चुके हैं। बेरोजगारी की समस्या हो रही है और पर्यटन उद्योग बुरी तरह से लड़खड़ा रहा है। अगर यही रहा तो पर्यटन का मुंशिया सरकार, अगर हम ऑनलाइन नंबर पे कॉल कर रहे हैं तो उसमें जो है यह नंबर उपलब्ध नहीं है कहा जा रहा है, और कभी जो है 2 दिन बाद जो है डीएससी नंबर आ रहा है। तो हम ये जो है पूरा भ्रामक जो फैलाया गया है एजेंसी के द्वारा, उस एजेंसी को हम निवेदन करना चाहते हैं कि ये भ्रामक न्यूज़ और भ्रामक तमाम चीज़ें जो हो रहा है, लोग जो है घर से निकल के यहाँ आ रहे हैं गैस बोक के, और जो है पूरा दिन का हर्जा हो रहा है महिलाओं का।
यहाँ पर आ रहे हैं, बोक के ले जा आ रहे हैं और बेरंग जो है बिना भरे हुए वापस। तो हम निवेदन करना, विगत एक हफ्ते से मुनस्यारी में गैस की किल्लत बनी हुई है। गैस की किल्लत के चलते लोगों की भारी तादाद जो है गैस डिपो में देखने को मिल रही है और लोगों के कई बार डीएसी कुछ लोगों की बुक हुई है, कुछ लोग नहीं हो पाई है। लगातार ट्राई कर रहे हैं लेकिन बुकिंग नहीं हो पा रही है। साथ ही साथ मुनस्यारी नगर क्षेत्र में, क्योंकि मैं व्यापार मंडल अध्यक्ष हूँ, तो अपने व्यापारियों की चिंता भी हमको है और जो छोटे व्यवसायी हैं, होटल ढाबा चलाते हैं, उनके पास भी गैस आपूर्ति बाधित हो गई है। हरिद्वार में जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के सख्त निर्देश पर जिला पूर्ति विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है, जहां जनपद के विभिन्न होटलों, ढाबों और रेस्टोरेंट्स पर छापेमारी कर व्यापारिक प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया और घरेलू गैस सिलेंडरों का व्यावसायिक इस्तेमाल करने वाले व्यापारियों के 10 सिलेंडर जब्त किए गए, जिसकी जानकारी जिला पूर्ति अधिकारी मुकेश पाल से दी गई। वहीं आपको बता दें कि विभाग की ओर से नियमित निरीक्षण और जारी रखने का ऐलान किया गया है। साथ ही किसी भी उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। राजधानी देहरादून में एक महिला का शव मिलने से हड़कंप मच गया। चूना भट्टा के पास एक महिला का शव मिला है। महिला के शरीर पर चोट के निशान हैं। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि महिला की हत्या की गई होगी। महिला का शव मिलने की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए एसपी सिटी भी घटनास्थल पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। ये घटना देहरादून के थाना रायपुर क्षेत्र की है। थाना रायपुर क्षेत्र के चूना भट्टा एरिया में एक महिला की अभी डेड बॉडी मिली है, जिसमें अभी मौके पे हम लोग सभी लोग यहाँ आए हैं। फॉरेंसिक टीम भी मौके पे आई है। इसमें जो कुछ इसमें जो चोट के निशान हैं, क्योंकि पीएम के बाद ही चीज़ें और ज़्यादा क्लियर होंगी। ज़ाहिरा चोट के कोई निशान अभी इस पर नहीं ऐसे पाए जा रहे, लेकिन पीएम रिपोर्ट के बाद ही चीज़ें और क्लियर होंगी। जैसा अभी तक क्लियर हुआ है कि पिछले 3 दिनों से ये महिला घर से गायब थी, उसके बाद आज ये यहाँ पर पाई गई है। इसके पीछे और भी क्या क्या कारण है, विवेचना का विषय है। आगे जो भी विवेचना में तथ्य आएंगे उसके अनुरूप कार्रवाई होगी। आगामी 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर उत्तराखंड क्रांति दल ने अपनी राजनीतिक गतिविधियां तेज कर दी है। देहरादून के सिलाइकोई क्षेत्र में यूकेडी के महिला प्रकोष्ठ की ओर से सदस्यता अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया। कार्यक्रम में उत्तराखंड क्रांति दल के केंद्रीय उपाध्यक्ष आशुतोष नेगी विशेष रूप से मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने महिलाओं को पार्टी की नीतियों से जोड़ते हुए सदस्यता ग्रहण कराई और संगठन को मजबूत करने का आह्वान किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए आशुतोष नेगी ने बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही राष्ट्रीय दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि उत्तराखंड की मूल भावना पहाड़ और मैदान की एकता में है। उन्होंने कहा कि यूकेडी हमेशा से पूरे प्रदेश के समग्र विकास की बात करती रही है और इसी सोच के साथ पार्टी 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए संगठन को मजबूत करने में जुटी हुई है। 2027 विधानसभा चुनाव के लिए यूकेडी जो है इस बार जो है काफी पहले से बहुत मजबूती से काम कर रही है और यहाँ पे जो महिला शक्ति है उनके लिए खास तौर पे सदस्यता अभियान के तहत ये कार्यक्रम था। आपने देखा होगा कि मातृ शक्ति काफी संख्या में पहुंची हुई थी। हमें लगता है कि डिसाइडिंग फैक्टर रहेगा अगर महिला शक्ति जो है यूकेडी से जुड़ती है, क्योंकि युवा पहले से जुड़ चुके हैं और महिला शक्ति अगर जुड़ जाती है तो निसंदेह जो है सहसपुर सीट जो है जैसे आप देख रहे हैं कि काफी महिला शक्ति जुड़ रही है, ये भी यूकेडी के कब्जे में आएगी। कालाडूंगी नगर पालिका के निवासी मोहित मेहता उर्फ गोलू ने उत्तराखंड बॉडी बिल्डिंग एंड फिटनेस की ओर से आयोजित प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन किया और तीसरा स्थान हासिल किया। मोहित की इस उपलब्धि से पूरे क्षेत्र में खुशी की लहर है। स्थानीय लोगों ने मोहित को इस सफलता पर बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। उत्तराखंड प्रतियोगिता में तीसरा स्थान प्राप्त करने वाले मोहित मेहता ने बताया कि वह इससे पहले भी दर्जनों बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में प्रतिभाग कर चुके हैं। उन्होंने अपनी इस सफलता का श्रेय अपने दादा दादी, माता पिता और गुरुजनों को दिया है, जिनसे हमेशा उन्हें प्रेरणा मिलती रही है। मोहित मेहता ने युवाओं से अपील करते हुए कहा कि नशे से दूर रहकर खेलकूद और फिटनेस को अपनाना चाहिए ताकि युवा स्वस्थ रहकर अपने जीवन में आगे बढ़ सके और क्षेत्र और राज्य का नाम रोशन कर सके। बीबीएफ द्वारा शिवालिक इंटरनेशनल स्कूल हल्द्वानी में कल बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया, जिसमें मैं 55 से 60 केजी में मेरा तीसरा स्थान आया मिस्टर उत्तराखंड में।
इससे पहले भी मैं देहरादून हो गया, हल्द्वानी हो गया, रुद्रपुर हो गया, किच्छा हो गया, काफ़ी जगह मैंने प्रतिभाग किया है और मैं काफ़ी जगह मैं जीता भी हूँ और काफ़ी ट्रॉफी है इससे पहले भी। मैं शतपति का प्रेरणा सूत्र अपने दादाजी हो गया, अपने माता पिता, अपने गुरु को मानता हूँ। पौड़ी में पाबौ के खुंडेश्वर मैदान में टाइटन कप 2026 के 9वें संस्करण का आयोजन किया गया, जिसके तहत महिला क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला भले ही रोमांचक माहौल में खेला गया हो, लेकिन परिणाम एक तरफा रहा। फाइनल में मरगांव और चमोली की टीमें आमने सामने थी। पहले बल्लेबाजी करते हुए मरगांव की टीम 52 रन बनाकर ऑल आउट हो गई, तो वहीं 53 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी चमोली की टीम ने आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 4 ओवर में ही 2 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया और खिताब अपने नाम कर लिया। विजेता टीम को ट्रॉफी, मेडल और 51,000 रुपए की नगद धनराशि से सम्मानित किया गया, जबकि उपविजेता मरगांव को 21,000 रुपए, ट्रॉफी और मेडल प्रदान किए गए। चमोली की कप्तान आरती राणा को शानदार प्रदर्शन के लिए वुमेन ऑफ द मैच और बेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया। सलोनी बिष्ट को बेस्ट बल्लेबाज और आंचल को बेस्ट गेंदबाज और संजना को बेस्ट विकेट कीपर का पुरस्कार दिया गया। वही मुख्य अतिथि सोनिया भारती ने विजेता और उपविजेता टीमों को सम्मानित किया। हाँ, बहुत सारी जगहों में हमें हार जीत मिलती रहती है, पर यह है कि पूरी टीम को विश्वास के साथ चलना पड़ता है और अगली बार हम अपनी टीम को भी तगड़ी करके लाएंगे, जिससे कि सारे प्लेयर मिलकर जीत आ सके। दिल्ली तो यहाँ पहाड़ की लड़कियों को जाना चाहिए, क्योंकि वो काफी कर्मठ होती हैं, जिससे कि बाहर वाली लड़कियां उतनी नहीं होती, पर जितनी पहाड़ वाली होती हैं उनमें सहन शक्ति ज्यादा होती है। उनको जरूर खेल में भाग लेना चाहिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर रामनगर से है, जहां रामनगर से एक दुखद खबर सामने आ रही है, जहां तेज आंधी तूफान के दौरान एक विशालकाय पेड़ मकान के ऊपर गिर गया, जिसके नीचे एक बच्चा दब गया। सूचना मिलने पर फायर स्टेशन की रेस्क्यू टीम तुरंत मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद बच्चे को बाहर निकाला और इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया, जिससे परिजनों में कोहराम मच गया। विकास के बड़े बड़े दावों और करोड़ों की योजनाओं के बीच हम आपको उत्तराखंड के रुड़की से एक ऐसी तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जो सरकारी सिस्टम और नेताओं के दावों की सच्चाई सबके सामने ला रही है। जहां कागजों में करोड़ों की योजना दौड़ रही है, लेकिन जमीन पर लोग बूंद बूंद पानी को तरस रहे हैं। मामला रुड़की के लाठरदेवा शेख गांव का है, जहां करीब 1 करोड़ रुपए से बनी पानी की टंकी आज भी ग्रामीणों की प्यास नहीं बुझा पाई। ग्रामीणों का आरोप है कि अधिकारियों की मिलीभगत से बनी यह योजना शुरू होने के कुछ ही दिनों में दम तोड़ दी और पिछले कई सालों से गांव तक पानी की एक बूंद भी नहीं पहुंची। देखिए रिपोर्ट। रुड़की का लाठरदेवा शेख गांव आक्रोश की आग में जल रहा है। ये तस्वीरें रुड़की के लाठरदेवा शेख गांव की है, जहां आज ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। लोग सड़कों पर उतर आए और पेयजल विभाग के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का कहना है कि साल 2016-17 में करीब 1 करोड़ रुपए की लागत से गांव में पानी की टंकी बनाई गई थी, ताकि गांव में साफ पेयजल की सप्लाई हो सके। लेकिन विडंबना यह है कि करोड़ों की इस योजना का लाभ ग्रामीणों को 1 महीने तक भी नहीं मिल पाया। ये तो यहाँ कभी नहीं चला जी, पानी टंकी लगी है, बस जब से लगी टंकी है आज तक बंदी पड़ी। कितने साल हो गए? ये तो 2017 में बता रहे लगी थी। अच्छा, कितनी लागत से बनी होगी लगभग ये? 1 करोड़ से भी ज्यादा पैसा लगा होगा इसमें। अच्छा, तो कौन लोग सम्मिलित है इसमें जिन्होंने आज तक इसका लाभ भी देने दिया ग्रामीणों को? तो मेरे ख्याल से तो कोर्ट था प्रधान, अनीस गोड था इसका कोषाध्यक्ष। अच्छा, और वो क्या नाम बेद्दू प्रधान था, उनकी देखरेख में बनाया, तो चली तो है नहीं जिया। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि पाइपलाइन पूरी तरह जंग खा चुकी है। ग्रामीण जब बोतल में पानी दिखाते हैं तो उसमें बारीक कीड़े और गंदगी तैरती नजर आती है। दूषित पानी पीने को मजबूर ग्रामीण अब बीमारियों के साए में जीने को विवश है। और मैं गांव लाठरदेवा शेख का रहने वाला हूँ। यहाँ पर 2016-17 में प्रोजेक्ट लगा था
टंकी का, जिसकी लागत 1 करोड़ प्लस थी, और आज तक इसमें से ये नहीं कि 100 बार भी पानी आ चुका किसी के घर में। हर घर में टंकी के कनेक्शन दिए गए हैं, जिसमें 550 रुपये प्रति कनेक्शन लिया गया था, और ना ही किसी को रसीद दी, किसी को नहीं रसीद दी। और इस टंकी में आज भी अगर इसे ओपन करके देखा जाए तो इसमें इतने बड़े बड़े कीड़े मिलेंगे, जो कारण है बीमारी का। आदमी को दूषित किससे हो रहा है? पानी से। ना ही पानी मिल पा रहा है और न आ रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि बीजेपी नेता अनीस गौड़ और विभाग के अधिकारी सरकार को गुमराह कर रहे हैं। वे कागजों पर सब ठीक दिखाते हैं, लेकिन हमारे घरों में पानी की जगह खुद की ओर से लाए गए नल से दूषित और कीड़े वाला पानी पहुंच रहा है, जिससे हम लोग बहुत परेशान हैं। टंकी में आज तक भी पानी नहीं आया भाई साहब। एक बार आया था, इतने बड़े बड़े कीड़े आए थे पानी में भी। वो टंकी जब से ही चल नहीं रही, कम से कम ऐसे हो गए सन 2016 में बनी थी, जब से आज तक पानी नहीं आया। इसका पैसा सभी खा लिया, घरों में लगा लिया। और जो अब 500 रुपए लिए थे एक घर में से। अनीस गौड़ भाई आए थे ही जी। आप उनसे नाराज हैं? नहीं, नाराज कोई नहीं। हम बस यही कहता हूँ कि पानी आना चाहिए, पानी के लिए तो बनी वो। 1 करोड़ रुपया कहाँ लगाया, बताओ कहाँ लगाया हो। गुस्साए ग्रामीणों ने बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अनीस गौड़ और पेयजल विभाग के अधिकारियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि इस पूरे मामले में बड़े स्तर पर लापरवाही और भ्रष्टाचार हुआ है। लोगों का कहना है कि अगर समय रहते योजना की सही जांच हो जाती तो गांव को पानी की समस्या से नहीं जूझना पड़ता। जब से टंकी लगे तो 2-3 फेर छोड़ दी फिर कितने साल हो गए बंद? 8-10 साल तो अब पर ही है देखो। हाँ जी, कोई पानी नहीं आ। पानी की बिक्री है आपके पास? बिल बालता हो हम कहने का नु कहा 30 रुपए महीना लेकर वहाँ पर्चे ढूंढ कर दूंगी माँ। 300 रुपए ले तो जब लगाई। भारी आक्रोश के बीच ग्रामीणों ने नारेबाजी करते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से गुहार लगाई है। ग्रामीणों की मांग है कि बीजेपी नेता अनीस गौड़ और संबंधित पेयजल विभाग के अधिकारियों की भूमिका की उच्च स्तरीय जांच की जाए और दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो। अब देखना होगा कि करोड़ों रुपए की इस योजना में हुई कथित गड़बड़ी पर प्रशासन कब तक कार्रवाई करता है, या फिर लाठरदेवा शेख गांव के लोग यूं ही बूंद बूंद पानी के लिए तरसते रहेंगे। खबरों में आगे बढ़ेंगे। लोहाघाट पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग में तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर सरयू नदी में जा गिरी, जहां हादसे में कार सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसमें से एक की हालत गंभीर है। घटना की सूचना मिलने पर राजस्व उप निरीक्षक बाराकोट घटनास्थल पर पहुंचे और वहां दोनों घायलों को इलाज के लिए लोगों ने अस्पताल में भर्ती करवाया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। एक्सीडेंट में 2 घायल हुए थे, एक की तो स्थिति बेहतर है पर दूसरे के सर पे काफ़ी चोट लगी है, जिसकी वजह से उसे आगे रेफर करना पड़ रहा है। न्यूरो सर्जन की आवश्यकता लग रही है उसके लिए। स्थिति गंभीर है दूसरे वाले की ना, युवराज की स्थिति गंभीर है। ये अभी तो DH चंपावत कर रहे हैं, वहाँ पे CT हो जाएगा, उसके बाद आगे भेजना पड़ेगा न्यूरो सर्जन। अल्मोड़ा के मेडिकल कॉलेज में स्वास्थ्य सुविधाओं की बदहाल स्थिति को लेकर यूकेडी के कार्यकर्ताओं ने नुक्कड़ नाटक के जरिए प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने अस्पताल परिसर में नाटक प्रस्तुत कर स्वास्थ्य व्यवस्था की कमियों को उजागर किया और सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी भी की। वहीं यूकेडी कार्यकर्ताओं ने कहा कि मेडिकल कॉलेज में अभी तक कई महत्वपूर्ण पद स्वीकार नहीं हुए हैं, जिससे मरीजों को ठीक इलाज नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि अस्पताल में डॉक्टरों की ओर से बाहर से दवाएं लिखी जा रही है, जिससे गरीब मरीजों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा है। प्रदर्शन के दौरान यूकेडी नेताओं ने सरकार और स्वास्थ्य विभाग से मांग की है कि मेडिकल कॉलेज में खाली पदों को जल्द स्वीकार किया जाए, अस्पताल में सभी जरूरी दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए और जांच सुविधाओं को सुचारू रूप से संचालित किया जाए ताकि मरीजों को राहत मिल सके। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर जल्द ही व्यवस्थाओं में सुधार नहीं किया गया तो यूकेडी आंदोलन को और तेज करने के लिए बाध्य होगी। प्रदर्शन के दौरान कई कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। हमारा जो RTI से हमने जब मांग करी थी तो यहाँ श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में 800 पद स्वीकृत है और अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज में 400
लोग काम कर रहे हैं, न वो स्वीकृत है, न वो केवल बेचारे काम कर रहे हैं, उनका कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। और यहाँ पे हमारी मांग ये है कि भाई नुक्कड़ नाटक के माध्यम से हमने उसमें बनाया है अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज और श्रीनगर मेडिकल कॉलेज, सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है अल्मोड़ा? हमारे उत्तराखंड क्रांति दल के जिला अध्यक्ष श्री दिनेश जोशी जी के नेतृत्व में कार्यक्रम किया गया है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि ये जो मेडिकल कॉलेज की जो स्थिति है वो इतनी दरबदर, इतनी खराब हो चुकी है कि इसमें बिल्डिंगें तो काफी बना दी गई है इनके द्वारा, शासन प्रशासन के द्वारा, और फाइलों में इस भाजपा सरकार का जो काम है बिल्कुल पूर्ण तौर से पूरा पाया जाता है। लेकिन जो धरातल की जो स्थितियां हैं आज इस मेडिकल कॉलेज की, वो बिल्कुल खत्म है। देखिए, अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज के अंदर जो अवस्थाएं हैं उसको हमने पहले भी पूर्व में मांग के द्वारा रखा था, और उसके उपरांत भी जब हमने देखा कि जनता यहाँ फिर भी परेशान है, तो उसके लिए हमने फिर एक माध्यम बनाया कि हम नुक्कड़ सभा नाटक कर जनता के बीच में जाए और उनको दिखाया कि क्या अल्मोड़ा की स्थिति है। और देखिए, हमारे मंत्री जी जम्मू वहाँ श्रीनगर से वो मंत्री है और प्रभार उनके पास अल्मोड़ा का है। मेडिकल की कई समस्याएं बीच में भी जो हमने आंदोलन किए थे, उसके बाद भी जो है यहाँ का जो विद्यालय इस मेडिकल का जो प्रशासन है वो अभी भी जो है होश में नहीं आया, और इसलिए जो है यहाँ डॉक्टरों की बात खाली है और दवाइयां नहीं है। जो हमने श्रीनगर की आरटीआई लगाई हुई थी हमारे युवा साथियों ने, तो उसमें जो खुलासा हुआ है उसको लेकर हमने यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया कि श्रीनगर में सारी व्यवस्थाएं हैं और अल्मोड़ा के मेडिकल कॉलेज में व्यवस्था नहीं किया। यहाँ की जनता ने भाजपा को वोट नहीं दिया था, तो इस मकसद से हमने एक लोकल नाटक और शांतिपूर्ण तरीके से हमने धरना प्रदर्शन किया है कि सरकार जागे और प्रशासन भी जागे। दोहरी नीति राज्य में ये हमें मंजूर नहीं है। रुद्रपुर के किरतपुर क्षेत्र में प्रशासन, पुलिस और शिक्षा विभाग की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई की है, जहां टीम ने कार्रवाई करते हुए एक गोदाम से भारी मात्रा में एनसीईआरटी की किताबें बरामद की है। बरामद किताबों की कीमत करीब 3 से 4 करोड़ रुपए बताई जा रही है। छापेमारी के दौरान गोदाम में किताबों से भरा एक ट्रक भी मिला, जिसे पुलिस ने कब्जे में लेकर जाँच शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि किरतपुर स्थित गोदाम से एनसीईआरटी की किताबें ट्रक के जरिए कहीं भेजी जा रही है। सूचना के बाद पुलिस ने प्रशासन और शिक्षा विभाग को इसकी जानकारी दी और टीम मौके पर पहुंची, और साथ ही तहसीलदार और जिला शिक्षा अधिकारी की मौजूदगी में गोदाम का ताला तोड़ दिया गया। अंदर बड़ी संख्या में एनसीईआरटी की किताबें रखी हुई मिली। मामले की सूचना शिक्षा विभाग के निदेशालय और एनसीईआरटी को दे दी गई। फिलहाल गोदाम को पुलिस सुरक्षा में रखा है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने अपने करोड़ों यूजर्स के लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट जारी किया है। 1 अप्रैल 2026 से नेशनल हाईवे पर सफर करना थोड़ा महंगा होने जा रहा है। एनएचएआई ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए फास्टैग एनुअल पास की दरों में बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया है। अब इस पास की कीमत 3,000 से बढ़कर 3,075 रुपये हो जाएगी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार यह संशोधन नेशनल हाईवे शुल्क नियम 2008 के तहत किया गया है। यह नया नियम उन लाखों निजी वाहन मालिकों को प्रभावित करेगा जो लंबी दूरी की यात्रा या काम के सिलसिले में अक्सर टोल प्लाजा का इस्तेमाल करते हैं। चेक पकड़ा गया था, इसकी सूचना मिली है, तो हमें प्रशासन के द्वारा अवगत कराया गया कि जाके आप देखें ये बुक्स कहाँ से आई हैं, कैसी हैं, सही बुक है कि नहीं है। तो रात में हम आए थे पुलिस टीम के साथ, तो कुछ किताबों के सैंपल भी लिए। तो प्रथम दृष्टया देखने से लग रहा है कि ये किताबें कहीं ना कहीं अनधिकृत रूप से शायद जो है छापी जा रही हैं। इसकी पूरी जानकारी अभी तक तो हमें हो नहीं पाई है। हमने जो है एनसीईआरटी से भी संपर्क साधने का प्रयास किया है। इसके बारे में एनसीईआरटी जो है इसको तय कर पाएगी। तद अनुसार हम अपनी ये सारी जितनी भी हमारे पास अभी इन्फॉर्मेशन हुई है विभाग को भी अवगत करा देंगे। शाम को हमें सूचना मिली थी कि मुखबिर ने बताया था कि यहाँ किरतपुर में एक गोडाउन में एनसीईआरटी की बुक्स में कोई ट्रक जा रहा है। ये सूचना पे मैंने तुरंत यहाँ पुलिस भेजी, और जैसे हमें यहाँ पुलिस आई और हमें गाड़ी में इसमें एनसीईआरटी की बुक्स मिली, तो हमने इसमें शिक्षा अधिकारी महोदय को सूचना दी, अपने उच्च अधिकारियों को सूचना दी, और ये प्रथम दृष्टया ये पाया कि ये जो बुक्स हैं ये फर्जी हैं। तो फिर आज सुबह हम लोग आए हैं और मजिस्ट्रेट के सामने हमने ताला खुलवाया। बाकी अग्रिम कार्रवाई चल रही है। फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। यहाँ पर रुकेंगे, एक ब्रेक के लिए फौरन हाजिर होंगे।